हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या फिर सम्मिश्र विश्लेषण पर चल रहा था। फर्स्ट यूनिट अपनी रनिंग में है और यूनिट फर्स्ट का अपन एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड पार्ट का भी अपन कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे अपन बढ़ रहे हैं इन्हीं चीज़ों पे। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दोनों पार्टों में से आपको एक पार्ट को तो ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, एक पार्ट को आपको थोड़ा कम प्रेफरेंस देनी है। देनी तो दोनों को ही है, ये थोड़ा कम। एक बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट यूनिट में पिछले 3-4 साल से हमेशा मिक्सिंग हो रही है। 19 में हुई है, 18 में हुई है, शायद 17 में भी हुई है। तो हम यही एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि आगे भी मिक्सिंग होगी, तो दोनों पार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि पूरा पढ़ें ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। राजस्थान में काफ़ी जगह ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन कराया जाता है, थर्ड चैप्टर करा के फ्री कर दिया जाता है, लेकिन नहीं, हमको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को भी पढ़ना है। आप इतना कर सकते हैं कि यदि थर्ड चैप्टर पर आपने 100% मेहनत करी है तो वहाँ आपकी मेहनत को आप थोड़ा सा कम कर लीजिए कि 70 से 80% मेहनत कर लीजिए, लेकिन करनी जरूर है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि यदि छोड़ दिया ना तो हमारे हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं, फिर हम क्वेश्चन करने के लायक बचेंगे ही नहीं। लेकिन हाँ, हमने यदि मेहनत करी तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसीलिए आप यहाँ पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब कुछ आपको समझ में आ भी रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शायद मैंने आपको सर्कल की इक्वेशन निकलवा दी थी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, सम्मिश्र तल में मैंने आपको वृत्त का समीकरण निकलवा दिया था। अब अपन सम्मिश्र तल में सरल रेखा का समीकरण क्या होता है इस बात पे फोकस करेंगे और इसको अपन ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, हेडिंग डालेंगे आप लोग, सम्मिश्र तल में सरल रेखा का समीकरण, सम्मिश्र तल में सरल रेखा का समीकरण। और ये होगा आपके पास, देखिएगा ध्यान से, कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, कि सर मतलब ये जो भी रेखा सरल रेखा होती है ना, उसकी इक्वेशन लीनियर होती है, पहली बात तो पता होगा, एक्स और वाई की फॉर्म में। अब ये कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में किस तरह से डिफाइन हो सकती है, मतलब एक सरल रेखा जो है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में या जेड की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, कि जेड के रूप में सरल रेखा का समीकरण कैसे लिखा जा सकता है, वही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि रेखा जो होती है वो किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने से बनती है। किन्हीं भी दो पॉइंट को यदि अपन सीधी मिलाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगी, रेखा। तो मैंने दो बिंदु मान लिए, एक बिंदु तो मान लिया मैंने ए और दूसरा बिंदु मैंने क्या मान लिया, बी। और मान लिया ये तो है Z1 और ये आपका है Z2। ठीक है, ए मान लिया Z1 और बी की स्थिति कहाँ पर है, Z2 पर। और इनके कहीं बीच में कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया, Z। ठीक है, तो माना दो बिंदु Z1 व Z2 हैं। ये कहां पर है, A पर, और ये कहां पर है, B पर। कि लेट देयर आर टू पॉइंट्स, कौन कौन से, कि सर A एंड B। ठीक है यहां तक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अब सारा काम चलेगा आर्गुमेंट पर, मतलब कोणांक के ऊपर सारी चीज चलेंगी। अब ये कोणांक क्या था, कि कोई प्रारंभिक रेखा से किसी रेखा द्वारा बनाया गया कोण। जैसे कोई भी प्रारंभिक रेखा अपने एक्स अक्ष थी, यहां से कोई रेखा बनाई, तो ये जो कोण बन रहा था ना, थीटा, ये आपका कोणांक था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एपी और पीबी, इनके कोणांक के बारे में डिस्कशन करेंगे अपन। किस किस का, एपी का और पीबी का, इसके कोणांक के बारे में अपन डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। कि सर मतलब ये देखिएगा कि यहाँ आर्ग्यूमेंट ऑफ एपी अपॉन पीबी, कि सर मतलब ये, या बीपी लिख दो, एपी अपॉन बीपी। ठीक है, कि मैं क्या देख रहा हूं, एपी का बीपी के सापेक्ष, एपी का बीपी के रेस्पेक्ट में, या एपी का बीपी के सापेक्ष में कोणांक देख रहा हूं। ठीक है, अच्छा देखा जाए तो एपी और बीपी में कोण कितने का है भाई, एपी भी यूं बन रही है, बीपी भी यूं बन रही है, तो कोण इनमें कितने का, या तो 180 डिग्री का कोण है, या तो कितने डिग्री का कोण है इनमें, 180 डिग्री का। अच्छा सुनो, यदि ये थोड़ा सा इसके ऊपर बन जाती कि साहब ये तो रहती पी और बी, और यहां से ए आ जाता, ये हो जाती कौन सी, Z1 Z2, और ये कौन सा जाता, Z। तो इस स्थिति में
एपी और बीपी, एपी और बीपी के मध्य कोण कितना होता है 0 डिग्री। इस वाली कंडीशन में कोण कितना है पाई। इस वाली सिचुएशन में एंगल जो है वो 0 है, इस वाली सिचुएशन में एंगल कितना है आपका कि सर इस वाली सिचुएशन में एंगल है पाई। मतलब एपी और बीपी का जो आर्ग्यूमेंट है इनके बीच जो एंगल है वो कितना है, या तो 0 है या फिर क्या है पाई है, 0 है या फिर क्या है पाई है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यदि मुझे एपी देखना पड़े, आर्ग्यूमेंट का मतलब है कोणांक, यदि मुझे एपी देखना पड़े तो ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस की बात चल रही है, क्या होगी जेड माइनस जेड वन। पर यहाँ तक जेड है, यहाँ जेड वन है, तो जेड माइनस जेड वन। आप यहाँ से जयपुर जा रहे हैं, रास्ते में दौसा पड़ रहा है, तो यहाँ से यदि मुझे दौसा से जयपुर की डिस्टेंस निकालनी है तो यहाँ से जयपुर तक की डिस्टेंस माइनस यहाँ से दौसा तक की डिस्टेंस, यही काम तो करेंगे। तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, जब क्या मिलेगा आपको एपी, तो ये आ गया जेड माइनस जेड वन। सेम यदि बीपी की बात करूँ तो ये वाला कि आप यहाँ से जेड आए, यहाँ से जेड जेड टू, तो ये बीच की डिस्टेंस कितनी जेड वन जेड माइनस जेड टू इक्वल कितना आ गया 0 और पाई। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ये जेड जेड वन जेड जेड टू जो आए ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहे, जेड जेड वन और जेड टू, ये तीनों क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। मतलब ये राशि की पूरी कैसी है सम्मिश्र है। इसका मुझे क्या है कोणांक या फिर इसका क्या है आर्ग्यूमेंट, वो कितना है 0 या फिर पाई। अब यदि आपको मेरी शुरू की क्लासेज याद हो, क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 याद नहीं है तो अभी उसको जाके देख लें। क्लास नंबर 2 का तो एंड और क्लास नंबर 3 की शुरुआत, क्लास नंबर 2 का एंड और क्लास नंबर 3 की शुरुआत, वहां मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, आपको याद हो तो उसे मैं आप दोबारा से लिख रहा हूं ना, समझ लेना। मैंने वहां आपको 4 चीजें बताई थी कि यदि आर्ग्यूमेंट ऑफ, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 होता है वो नॉट डिफाइन होता है। अब ये कैसे होता है वहां बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने आपको सेकंड लेक्चर में, है ना, क्लास नंबर 2 में और क्लास नंबर 3 में, कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल क्वांटिटी था, पॉजिटिव धनात्मक वास्तविक संख्या था, वो कितना था कि सर 0 था। आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल क्वांटिटी था कि सर वो कितना था, वो था प्लस माइनस पाई। और आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा बी, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन इमेजिनरी, इसको क्या बोलते हैं इमेजिनरी, इसका था पाई बाई 2। ये 4 चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करके और डिराइव करके बताई थी कि कैसे आती है। क्लास नंबर 2 में और क्लास नंबर 3 में मैंने आपको बता रखा है कि ये 4 चीजें कैसे आती हैं, इनका डेरिवेशन छोटे छोटे डेरिवेशन थे 2-2 3-3 लाइन के, वो मैंने आपको वहां करा रखे हैं। इन्हीं का यूज मैं यहाँ करने वाला हूँ, ठीक है, कि 0 पर तो नॉट डिफाइन होता है और रियल नंबर पे देखो पॉजिटिव पे 0 आता है, नेगेटिव पे पाई आता है। यदि ओनली रियल की बात करी जाए वास्तविक की तो क्या आएगा 0 और पाई दोनों आएंगे। मतलब ऐसे लिखा जाएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल क्वांटिटी जो है वो 0 या क्या रहेगा पाई रहेगा। मतलब वास्तविक संख्या का जो कोणांक है वो 0 या फिर क्या रहेगा पाई। मतलब जिस भी संख्या का कोणांक या जिस भी संख्या का आर्ग्यूमेंट 0 या पाई है, जिस भी संख्या का कोणांक या जिस भी संख्या का आर्ग्यूमेंट 0 या पाई है, वो डेफिनेटली कैसी होगी, रियल होगी या फिर वास्तविक होगी, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा। क्लियर बात। इसी चीज को यूज कर रहा हूं यहाँ पे, देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू पर लिखा हुआ है और ये दे क्या रखा है 0 या पाई। तो ये जो जेड है, जेड तो कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब सम्मिश्र होता है। जेड में वास्तविक भाग भी होता है और जेड में काल्पनिक भाग भी होता है। जेड में रियल पार्ट भी होता है, जेड में इमेजिनरी पार्ट भी होता है, तभी तो उसे एक्स प्लस आयोटा वाई अपन लिखते हैं। अब यहां समझना, इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना आ रहा है 0 और पाई। और 0 और पाई कौन सी वैल्यू का आता है, रियल वैल्यू का या फिर वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या का आर्ग्यूमेंट या कोणांक कितना आता है 0 या पाई आता है। तो डेफिनेटली ये कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। डेफिनेटली ये कैसी संख्या है कि सर ये निश्चित रूप से क्या है, रियल है। लेकिन भैया ये जेड है, जेड में तो एक्स प्लस आयोटा वाई दोनों होते हैं, रियल भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। अब ये क्या कह रहा है कि ये ओनली रियल है, तो फिर इमेजिनरी कहाँ है, तो डेफिनेटली इमेजिनरी क्या है 0 है ही नहीं। दोबारा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कितना आ रहा है 0 और पाई, ठीक है। और 0 और पाई जो आर्ग्यूमेंट है वो किसका होता है, 0 और पाई कोणांक किसका होता है, रियल नंबर का होता है या वास्तविक संख्या का होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा रियल है या फिर वास्तविक है। लेकिन वैसा भी ये लिखा तो जेड की फॉर्म में,
और जेड में रियल भी होता है पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो रियल पार्ट तो ये है पूरा का पूरा, तो इमेजिनरी पार्ट कहाँ गया? तो डेफिनेटली इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0 है, मतलब वो है ही नहीं। मतलब आप लिख सकते हो इंप्लाइज करके कि हेयर या फिर यहाँ जो इमेजिनरी पार्ट है किसका? जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू का, वो कितना है? 0 है या फिर है ही नहीं। ये तो कोणांक है, ये एंगल की वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है। यहां तो कोणांक का मान कितना है? 0 या पाई, मतलब ये एंगल है, दोनों कोण है ये। लेकिन ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो वो 0, क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी राशि कैसी है? रियल है। ये पूरी पूरी कैसी है? वास्तविक है। आप लाइन लिख देना, यहां जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू कैसी है? वास्तविक है। कैसी है? वास्तविक या फिर रियल है। कैसे है? इससे है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। ये अपना वास्तविक है, रियल है, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, हेंस इसका जो इमेजिनरी पार्ट है क्या होगा? जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू, वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? यहाँ एंगल है, कोण है, या मान है, वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंस z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा वाई और z बार इक्वल टू क्या होता है? x माइनस आयोटा वाई। यदि दोनों को माइनस कर दिया जाए, z माइनस जेड बार, तो ये तो माइनस हो जाएगा आयोटा आयोटा वाई, 2 आयोटा वाई। मतलब अपन लिख सकते हैं y इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। y है क्या? इमेजिनरी पार्ट। y क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, पहले सारे काम करा चुका हूं, वो जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा डेफिनेट होगा। ठीक है, अब इस पे काम करो, इसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। मतलब किसी भी चीज का यदि हमें इमेजिनरी पार्ट निकालना है या काल्पनिक भाग निकालना है तो वो लिखो, उसमें से उसका कॉन्जुगेट या संयुग्मी माइनस करो और 2 आयोटा का क्या कर दो? डिवाइड। मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 आयोटा जेड माइनस जेड बार। तो इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 3 दे दी, बाई इक्वेशन नंबर 2 इमेजिनरी पार्ट क्या लिखूं? जेड माइनस जेड वन और जेड माइनस जेड टू इक्वल कितना है? 0 है। ठीक है, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, या जेड की जगह पूरा का पूरा है ना, तो आप क्या लिखोगे? 1 अपॉन 2 आयोटा। ये लो 1 अपॉन 2 आयोटा, ब्रैकेट में जेड माइनस जेड बार, तो ब्रैकेट में ये माइनस इसका बार, ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा माइनस इसका बार, क्योंकि यहाँ जेड है तो जेड माइनस जेड बार, यहाँ पूरा है तो इसका हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप कि जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू माइनस जेड माइनस जेड वन का बार अपॉन जेड माइनस जेड टू का बार, और इक्वल कितना लिख दिया आपने? 0 लिख दिया। सही लिखा है ना मैंने? चलते जाओ आगे। अच्छा, इस पूरे पे बार आएगा, सॉरी एक बार तो आपको इस पूरे पे बार लगाना है, जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू, और पूरे का क्या लगाना है? आपको बार लगाना है। क्लियर? अब क्या काम है सर? अब ये काम है इसको सॉल्व करना है। 2 आयोटा को 0 में भेज दीजिए, आपके पास आएगा जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू इक्वल, इसको उधर ट्रांसफर किया तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये बार दोनों पे अलग अलग लग जाएगा कि जेड माइनस जेड वन का बार और जेड माइनस जेड टू का बार। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे कि जेड वन अपॉन जेड टू का होल बार इज इक्वल टू जेड वन बार अपॉन जेड टू बार।
चलते जाइए। तो यह आ गया जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू, ये बार जो है ना अलग अलग लगा दूँ, नियम होता है जेड वन माइनस जेड टू का होल बार इक्वल टू, तो ये बन गया जेड बार माइनस जेड वन बार अपॉन जेड बार माइनस जेड टू बार। और यदि इनको देखा जाए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्रॉस, ये वाला इससे होगा, तो जेड माइनस जेड वन इंटू जेड बार माइनस जेड टू बार, ठीक है, जेड माइनस जेड टू इंटू जेड बार माइनस जेड वन बार। ये इस तरीके से आपके पास आ गया। अब आगे के लिए आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। निकाल क्या रहे हैं कि जो भी स्ट्रेट लाइन होगी या सरल रेखा होगी उसको सम्मिश्र तल में किस तरह से लिखा जाएगा, मतलब उसको समीकरण उसका क्या होगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े। इस पूरे को उठा के आप इधर ले आइए, तो आपके पास बनने वाला है जेड माइनस जेड वन डॉट में कितना जेड बार माइनस जेड टू का बार, माइनस में कितना जेड माइनस जेड टू, और डॉट में कितना जेड बार माइनस जेड वन का बार इक्वल 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या लिखोगे कि सर जेड इंटू जेड बार जेड इंटू जेड टू बार माइनस का जेड जेड टू बार, माइनस जेड वन इंटू ये तो माइनस का जेड वन जेड बार, माइनस जेड वन इंटू ये प्लस का जेड वन जेड टू बार। ठीक है, इसको जेड को इससे किया तो माइनस का जेड जेड बार, जेड को इससे किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जेड जेड वन बार, माइनस माइनस प्लस जेड टू को इससे किया तो जेड टू जेड बार, और माइनस माइनस प्लस जेड टू को इससे किया तो माइनस का आ गया जेड टू और जेड वन बार इक्वल कितना है 0। क्लियर, चलते जाइए। देखो जेड जेड बार से जेड जेड बार हो गया कैंसिल। क्लियर, अब आगे देखो, इसमें जेड है और इसमें जेड है, इन दोनों में, इसमें और इसमें जेड है ना, तो आप एक काम करो यहां से जेड कॉमन ले लो। तो क्या बनने वाला है कि सर इनमें से मैंने जेड कॉमन ले लिया, उधर से तो आएगा जेड वन बार, इधर से आएगा जेड टू बार। क्लियर, अच्छा इसमें जेड बार है और इसमें भी जेड बार है, तो इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया जेड बार कॉमन ले लिया, तो मैंने लिया माइनस का जेड बार कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बना जेड वन माइनस जेड टू, यहां से जेड कॉमन लिया इसमें से तो जेड वन बार माइनस जेड टू बार बना, इसमें और इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया जेड बार कॉमन लिया, तो यहाँ बनेगा जेड वन माइनस जेड टू। अब जो रह गया उनको लिख लो, क्या रह गया, एक तो ये रह गया जेड वन जेड टू बार प्लस का जेड वन जेड टू बार माइनस क्या रह गया जेड टू जेड वन बार और इक्वल 0। यही आपकी सरल रेखा की समीकरण है। तो यह है सरल रेखा का किसमें सम्मिश्र तल में, किसमें सम्मिश्र तल में समीकरण है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये आपका हो चुका है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। चलो यहां तो नोट कीजिए, फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं इसका व्यापक रूप या फिर जनरल फॉर्म। इसकी क्या देख रहे हैं, इसी का व्यापक रूप, जिसको बोलते हैं अपन क्या जनरल फॉर्म। ठीक है, अब ये क्या होती है बहुत ध्यान से और बहुत आसानी से समझेगा। ठीक है, चलते जाओ। अपन क्या करते हैं, इस पूरे को एक बार आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, केवल जनरल फॉर्म बनाने के लिए, कि आयोटा से इसको मल्टीप्लाई किया तो आयोटा जेड वन बार माइनस जेड टू बार माइनस का जेड बार, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया जेड वन माइनस जेड टू, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया जेड वन जेड टू बार माइनस जेड टू जेड बार इक्वल कितना 0 आपके पास है। मतलब पूरे को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे लेट या फिर माना, क्या मान रहे हैं अपन, ये जो आयोटा जेड वन बार माइनस जेड टू बार लिखा हुआ है इसे तो मान लिया बी बार। ठीक है, और जो आयोटा जेड वन माइनस जेड टू है इसे मान लिया बी स्मॉल। ठीक है,
बुक पे मत जाना इन चीज़ों को लेके, जो जितने भी डेरिवेशन करा रहा हूँ बुक से मैच मत करना उनको, क्योंकि उसने नोटेशन अलग दे रखे हैं, उसने ईटा जीटा ईटा फीटा ले रखे हैं, तो उनसे क्या होगा, आपको लिखने में दिक्कत आएगी, उनको बनाने में दिक्कत आएगी। मैं सिंपल कैपिटल स्मॉल में चलूंगा सब में, जो आपको बहुत कंफर्टेबल रहेंगे और आसानी से आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, थर्ड वाला क्या है कि आयोटा Z1 Z2 बार माइनस Z2 Z बार, ये शायद Z1 होगा, Z2 Z1 होना चाहिए, ये Z1 Z2 बार ये रहा और Z2 Z1 का बार ये रहा। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, अच्छा सुनो इसमें ध्यान से, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, आयोटा तो बाहर, Z1 Z2 बार माइनस Z1 Z2 बार फिर पूरे का बार, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? चेक कीजिए कैसे सर, कि देखो आयोटा तो आयोटा ये रहा, Z1 Z2 बार Z1 Z2 बार ये रहा, माइनस साइन ये रहा, ये क्या है, Z2 पे बार नहीं है, तो Z2 का बार Z फिर Z बार फिर उसका बार, वो Z ही तो आ जाता है, मतलब ZX प्लस आयोटा वाई। ठीक है, Z बार X माइनस आयोटा वाई, तो Z बार का बार वही फिर से X प्लस आयोटा वाई होता ही है। तो ठीक है, तो Z2 को मैंने Z2 के बार का बार लिखा, क्यों लिखा रीजन अभी समझ में आ जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ, है ना। Z1 बार, तो Z1 ये रहा, इसको बार लग ही रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, Z माइनस Z बार किसके इक्वल होता है? Z माइनस Z बार, थोड़ी देर पहले बताया था, X प्लस आयोटा वाई, X माइनस आयोटा वाई ये रहा, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 2 आयोटा वाई, तो 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। ठीक है, अगर इस पूरे को मैं Z मानूं तो ये Z का बार है, इस पूरे को यदि Z माना जाए तो ये Z का क्या है, बार है, तो इसको अपन लिख सकते हैं आयोटा कितना, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये पूरा का पूरा Z1 Z2 बार। बहुत ध्यान समझिएगा, ये यदि Z है तो ये Z का बार है, ये यदि Z है तो ये Z का बार है, तो Z माइनस Z बार 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ये रहा, होता ही है। तो चलते जाइए, आयोटा से आयोटा कैंसिल, कितना आ गया, माइनस का 2 इमेजिनरी पार्ट कितना Z1 Z2 बार, ये कैसी राशि आ रही है, किससे, ये आ रही है रियल, कैसी आ रही है, रियल या फिर वास्तविक, इसको आपने क्या मान लिया C, इसको आपने क्या मान लिया C। इक्वेशन नंबर शायद कितनी हो गई, पता नहीं कितनी हो गई, ये वाली A दे दी, इसको मैंने नाम दे दिया B, सो बाई इक्वेशन नंबर B, बाई इक्वेशन नंबर B, तो Z ये रहा, इस पूरे के क्या लिखने वाला हूं मैं, B बार, तो B बार Z माइनस का Z बार है ही, इस पूरे क्या लिखने वाला हूं मैं B, तो माइनस का B Z बार। ठीक है, और आयोटा ये पूरा का पूरा जो है ये किसके इक्वल मान लिया अपन ने, C के इक्वल मान लिया, किसके इक्वल मान लिया, C, क्योंकि ये रियल आ रही है वैल्यू, आयोटा हट गया ना, कट गया था, तो क्या लिखने वाले हो, प्लस का C इक्वल 0। ये आपका व्यापक रूप है या जनरल फॉर्म है किसकी, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन की, और किस में, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में या सम्मिश्र तल में किसी सरल रेखा का व्यापक रूप ये होता है। एक समीकरण तो ये होती है, लेकिन व्यापक रूप जो कहते हैं ना, जनरली जो सब जगह पढ़ा जाएगा वो ये होगा आपका। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें से कुछ एग्जाम में पूछे नहीं गए और कुछ बहुत ज्यादा पूछ लिए गए, कुछ तो बिल्कुल नहीं पूछे गए और कुछ बहुत ज्यादा पूछ लिए, हद से ज्यादा। तो जो नहीं पूछे गए उनको भी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कुछ ही है, ज्यादा नहीं है, एक दो टॉपिक ऐसे हैं और जरूरी है पढ़ना, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर करेंगे और यहीं से आपको समझ में आएगा, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है कि कोई यदि एक क्वेश्चन करा रहा है तो उसको 2 महीने लगे किसी पेपर कराने में, और हमें दोनों क्वेश्चन कराने में मैक्सिमम 2.5 महीने लगेंगे, 15 से 20 दिन का फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और वो कैसे होगा वो आप देखते जाइए। ठीक है, चलिए एक बार इसे नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए,
कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और उसका ए और बी है, छोटे दो क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड, मतलब जेड का कोणांक और माइनस जेड का कोणांक प्लस माइनस पाई है, जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड धनात्मक है ऋणात्मक है, मतलब एज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका मतलब क्या समझिएगा। इससे पहले मैं आपको दो छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनो। जैसे ये आपके पास बना कुछ भी है ना, ये आपके पास चतुर्थांश हो गए और इस कोण की बात चल रही है जैसे, है ना, और ये आपकी प्रारंभिक लाइन है, यहां से आपने कोई कोण बनाया, तो ये कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज या फिर वामावर्त दिशा में, ठीक है। तो ये जो कोण है वो हमेशा बनते हैं पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाए गए कोण हमेशा क्या बनते हैं? पॉजिटिव। अगर इधर नीचे देखा जाए, जैसे इधर देखा जाए इसको यूं, तो ये जो कोण बनेगा ये कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यही तो घूमेगा ये। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनते हैं, एंगल बनते हैं, वो कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा आप कि यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बन रहा है या वामावर्त दिशा में कोई कोण बन रहा है तो पॉजिटिव बनेगा, और दक्षिणावर्त दिशा में यदि कोई कोण बन रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि कोई कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड इक्वल टू प्लस माइनस पाई होगा, एज एक बार तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पॉजिटिव लेके चलना है और एक बार आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या लेके चलना है? नेगेटिव लेके चलना है, ठीक है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। केस फर्स्ट ले रहे हैं अपन यहाँ पर। क्या ले रहे हैं अपन? केस फर्स्ट। क्या? कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड धनात्मक है, मतलब कैसा है? पॉजिटिव है। और जो एंगल थीटा है ना वो कैसा है? पॉजिटिव। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया छोटा सा, ये आपको समझ में आ गया होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। ये मैंने यहाँ पर जेड बना दिया और इसने एंगल कितना बनाया? थीटा बनाया। क्लियर? जेड यदि उधर है तो माइनस जेड जस्ट इसके अपोजिट होगा। जेड यदि उधर है तो माइनस जेड जस्ट उसके अपोजिट होगा। क्लियर? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना है? थीटा है। तो हेयर या फिर यहां आर्ग्यूमेंट ऑफ जो जेड है वो कितना है? थीटा है, ठीक है। और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ यदि माइनस जेड देखा जाए, आर्ग्यूमेंट ऑफ यदि माइनस जेड देखा जाए, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है? कि सर ये पूरा का पूरा एंगल है पाई। पूरा का पूरा एंगल कितना है? पाई। और ये एंगल कितना है? थीटा। ये कौन कितना है? थीटा। तो ये पूरे के पूरे पाई में से छोटे से थीटा को हटा देंगे तो कितना बचेगा? पाई माइनस थीटा। क्या बचेगा? पाई माइनस थीटा। तो यहां आप क्या लिखने वाले हैं? पाई माइनस थीटा। क्लियर? अब यदि इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड किया जाए, लेकिन साथ साथ एक बात और देखिएगा, ये कोण यहां से नापा जा रहा है, ये कोण यहां से नापा जा रहा है ना, यूं इधर की तरफ ही तो है माइनस जेड, और प्रारंभिक रेखा यही है, प्रारंभिक रेखा यही है। मतलब बात करी जाए यदि इस कोण की, तो ये कोण इधर से नापा जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ये सर क्लॉकवाइज हो गई। तो ये कैसा रहेगा? नेगेटिव। मतलब इसके आगे कौन सा साइन लगेगा? माइनस का साइन लगेगा। क्लियर है? दोबारा सुनिएगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल पाई माइनस थीटा है, ठीक। ये तो यूं नापा गया, कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये यूं नापा गया, कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज, ये इनिशियल लाइन है आपकी, ये कौन सी लाइन है? प्रारंभिक रेखा, या फिर जिसको अपन इनिशियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इनिशियल लाइन से जो ऊपर एंगल नापा गया वो तो थीटा है, इधर जो नापा गया वो पाई माइनस थीटा है, ठीक है। लेकिन ये तो रहेगा पॉजिटिव, ये कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो ये मैंने पॉजिटिव लिया, ये मैंने नेगेटिव लिया, ठीक है। चलते जाइए, तो जो अपन को चाहिए वो क्या चाहिए? कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है? थीटा। माइनस और माइनस हो गया प्लस, पाई माइनस थीटा। तो थीटा से थीटा कैंसिल, आंसर क्या आ गया? पाई। क्लियर है? आसान है, ठीक। अच्छा, केस सेकंड पे आइए। केस सेकंड, कि इसमें क्या होगा? सर इसमें ये होगा कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है उसे लिया जाएगा 0 से लेस। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या लिया जाएगा? 0 से लेस लिया जाएगा, ठीक है। इस वाली स्थिति में कैसी बनेगी सिचुएशन? देखो, ये आपके पास हो गई वो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, वास्तविक और काल्पनिक अक्ष। यहां बना दिया मैंने क्या? जेड।
अब की बार यहां मैंने क्या बना दिया जेड, क्योंकि नेगेटिव लेना है थीटा, अब की बार आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, तो यहां से यहां बन गया ये थीटा। ठीक है, इधर मैंने ले ली कौन सी, माइनस जेड होगी, ऑब्वियस सी बात है। यहां कौन सी होगी, माइनस जेड। ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल पाई है, पूरा एंगल कितना है, पाई। तो ये एंगल कितना बचेगा कि सर ये बचेगा पाई माइनस थीटा। क्लियर है, क्योंकि देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव आएंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैसे आएंगे, नेगेटिव, है ना। साइन में यहां लगाऊंगा, प्लस और माइनस का साइन ओनली उनकी डायरेक्शन शो करता है, बाकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये इधर गया तो ये थीटा है, ये इधर गया तो पाई माइनस थीटा है। ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया, समझ में आ गया ना। सो भले ब्रैकेट में लिख देता हूं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और ये कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पर ये कौन सी डायरेक्शन है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, और ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वाले हमेशा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज वाले हमेशा नेगेटिव। 11th क्लास का टॉपिक है, छोटा सा है। चलो, तो हेयर या फिर यहाँ आर्ग्यूमेंट ऑफ जो जेड होगा वो बनेगा कितना, माइनस थीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वैल्यू सेम रहेगी, प्लस और माइनस का साइन ओनली उसकी डायरेक्शन दिखाता है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड है वो होगा पॉजिटिव रहेगा, तो इसको पाई माइनस थीटा ही अपन लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलते जाएं, देखिए अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना है, माइनस का थीटा है, माइनस साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड कितना है, पाई माइनस थीटा है। माइनस का थीटा और प्लस का थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का पाई। ठीक है, और ये आपके पास ये आ गया। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2, तो फाइनल आप क्या लिख देंगे, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। ये तो कह रहा है कि पॉजिटिव पाई, ये कह रहा है नेगेटिव पाई, तो क्या लिख दोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड विल बी प्लस माइनस पाई। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कभी भी इनको पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और यदि हल्का सा भी डाउट रहे तो दोबारा से देख लेना, 3 बार देख लेना, 4 बार देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए, इसका जो बी पार्ट है वो ये कह रहा है आपसे, फर्स्ट का बी पार्ट है ना, वो कह रहा है कि एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है उसने, वो एक ही बात है, एम्पलीट्यूड बोल दो चाहे आप आर्ग्यूमेंट बोल दो, वो उसने लिख रखा है 2n पाई। ये आपको प्रूफ करना है, और n बिलोंग्स टू लिखा हुआ है क्या, z, मतलब n इंटीजर है या फिर वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z और आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार क्या लेके आना है, 2n पाई। एम्पलीट्यूड बोल दो, आर्ग्यूमेंट बोल दो, कोणांक बोल दो, एक ही बात है। ज़्यादा प्रेफर अपन किसको रखते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में आर्ग्यूमेंट चला रहा है, इसलिए आर्ग्यूमेंट अपन बोलते आ रहे हैं। देखो ध्यान से कि मुझे बताओ कि सिंस z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, और z बार इक्वल टू क्या होता है, x माइनस आयोटा वाई। क्लियर, अगर इसको अपन पोलर फॉर्म में या फिर ध्रुवीय रूप में देखें तो ये होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्या होता है ये, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां थीटा क्या है आपका, ये आर्ग्यूमेंट है या फिर कोणांक है। मतलब इस सिचुएशन में जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो थीटा है आपका। ठीक है, और देखो तो जेड बार क्या होगा, यदि जेड में पॉजिटिव आ रहा है, एक्स की जगह आर कोस थीटा रखा, वाई की जगह आर साइन थीटा रखा, तो जेड बार में एक्स की जगह आर कोस थीटा रखेंगे,
और y की जगह क्या रखेंगे, r sin थीटा, तो ऐसे ही तो बनेगा। क्लियर यहाँ तक? अच्छा सुनो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, r cos माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कैसे? cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है पॉजिटिव, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। इसका जो आर्ग्यूमेंट है, देखो जब ऐसा था तो आर्ग्यूमेंट इसका क्या बनाता है, थीटा जो इनके साथ आ रहा है। और अब की बार यदि देखा जाए तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जो जेड बार होगा वो होगा कितना, माइनस का थीटा। क्लियर यहां तक? ठीक है। अच्छा सुनिएगा, अब मैं क्या लिखूं कि इक्वेशन नंबर इसको दे दिया 1, इक्वेशन नंबर दे दिया इसको 2। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये थीटा है, ये माइनस थीटा है, तो कितना हो गया, ये 0 आपका हो गया। बात क्लियर, बिल्कुल पक्की हो गई। ठीक है, अब और सुनिए ध्यान से कि लाना तो 2n पाई है, लाना क्या है, 2n पाई। ठीक, यदि मैं n की वैल्यू z दे रखी है ना, अगर मैं n की वैल्यू 0 रखता तो ये आ जाता 0, यदि n की वैल्यू 1 रखता तो क्या आता 2 पाई। यदि यहाँ 2 पाई रखा जाता कि cos 2 पाई थीटा या फिर sin 2 पाई थीटा, मतलब थीटा की जगह cos 2 पाई रखा जाए, यहाँ भी 2 पाई रखा जाए, यहाँ भी 2 पाई रखा जाए, 2 पाई रखा जाए, तो हो क्या रहा है सिचुएशन में, जैसे यहाँ अपने पास 0 होता है, आप एक राउंड लगा के आओ तो फिर से आप किस पे आ जाओगे, 2 पाई पे। आप एक राउंड और लगाओ, फिर वो किस पे आ जाओगे, 4 पाई पे। अगर इधर से चलोगे तो क्या आएगा, -2 पाई, -4 पाई। क्या इसके सारी वैल्यू आ रही है? तो जो 0 है ना वही 2 पाई है, वही 4 पाई है, वही क्या है अपना 6 पाई, और 0 की जगह पर ही -2 पाई, -4 पाई और -6 पाई अपने पास है। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं कि सिमिलरली आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, ये आपका 2 पाई भी हो सकता है, क्योंकि 0 की सिचुएशन पर 2 पाई है। ये आपका 4 पाई भी हो सकता है, ये 6 पाई भी हो सकता है, ये 8 पाई भी हो सकता है, ये -2 पाई हो सकता है, -4 पाई हो सकता है, -6 पाई हो सकता है। इसके लिए आप बोल सकते हो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार शुड बी 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू जेड। आगे बात समझ में? क्योंकि जहां 0 है ना वही 2 पाई होता है, वही 4 पाई, वही -2 पाई, वही -4 पाई। तो उन सबके लिए जो जनरल फॉर्म है या व्यापक रूप है वो 2n पाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये आपका हो गया प्रूफ। एक छोटी सी पहले मैंने आपको थ्योरम कराई कि किसी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में सरल रेखा की जो समीकरण होता है वो सम्मिश्र तल में क्या होता है, ये कराया। उसके बाद 2 छोटे छोटे मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए, समझ में आपको आ गए होंगे। ठीक है, बाकी आज की क्लास में इतना ही, अपन कल पढ़ेंगे। और इन चीज़ों को साथ साथ नोट करते जाएं और अच्छे तरीके से समझते जाएं। हल्का सा भी कोई डाउट रहे तो तुरंत मुझसे आप पूछ लें। ठीक है, चलिए।